नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज एक बड़ा अहम मुद्दा, गंभीर मुद्दा आपके सामने रखने जा रहे हैं। राजस्थान के दो लड़के जुनैद और नासिर, दोनों मुसलमान लड़कों को जिंदा जलाकर मार डालने का मुद्दा अब लोकल से रेडिकल तक पहुंच गया है। अभी तक की तफ्तीश में यह गौ रक्षकों और गौ तस्करों के बीच की आपसी रंजिश, लड़ाई, वर्चस्व, इसका मामला लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं है और हम ये कहना चाहते हैं कि दो लड़कों को, दो इंसानों को अगवा किया गया, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया गया, उन्हें मारा पीटा गया, अधमरा कर दिया गया। उसके बाद या तो उन्हें मारकर गाड़ी में रखकर गाड़ी को आग लगा दी गई या उन्हें जिंदा जला दिया गया। किसने मारा है यह अभी साफ नहीं है, लेकिन यह अपने आप में बहुत ही खौफनाक वारदात है। दो राज्यों की पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है और ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी लोग इसके पीछे हैं, जिन्होंने ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उनको सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भारत का कानून जो भी सजा मुकर्रर करता और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक बात। इस घटना में अपराध का जो चरित्र था वो लोकल दिखाई दे रहा है, लेकिन राजनीति का डायमेंशन वो बहुत वोकल है और होते होते हिंदू रेडिकल टर्मिनोलॉजी तक पहुंच चुका है। सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, राजस्थान भी गए थे, जुनैद और नासिर के घर वालों से भी मिले थे, उनको उन्होंने सांत्वना दी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, दोनों को घेरा और कल रात ओवैसी के घर पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। उन्होंने इस घटना को हिंदू रेडिकलाइजेशन से जोड़ा, कहा ये रेडिकलाइज्ड लोग हैं। रेडिकल शब्द का इतना फ्रीक्वेंट और इतनी आसानी से इस्तेमाल करना कितना सही है, यह आज हम समझेंगे। और वो केवल रेडिकल पर नहीं रुकते, वो कहते हैं ये आतंकवाद है। तो क्या आतंकवाद शब्द को भी इतनी आसानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए किसी भी कांड के लिए? पूरी बात आपके सामने रखेंगे। पहले एक रिपोर्ट। फिर असदुद्दीन ओवैसी एमपी जरूर है, मगर अब उनके हौसले बुलंद हैं। वो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और उनको लगता है कि वायलेंस के जरिए से वो अपने एजेंडे को मुकम्मल कर सकते हैं। दो मासूम लोगों को आपने ले जाकर इन लोगों ने किडनैप करके मार के जला दिया, उनकी जान ले ली और फिर पुलिस बोलती है किसी पर एक केस था। अरे भाई, केस था तो वो कौन होते? क्या पुलिस इसको कंडेम क्यों नहीं कर सकती कि आउटराइट मर्डर है, ये टेररिज्म है? ये आखिर ओवैसी किसे रेडिकलाइज कह रहे हैं? आखिर ओवैसी किसे निशाने पर ले रहे हैं? ओवैसी के मन में, दिलो दिमाग में यह रेडिकलाइज शब्द बार बार आ रहा है। जुनैद और नासिर की हत्या के बाद ओवैसी की जुबान पर यह शब्द आया और अब जब ओवैसी के घर पर किसी ने पत्थर फेंक दिया तो वो फिर से इस शब्द का इस्तेमाल करने लगे। ओवैसी सांसद हैं, बड़ा पद है, ऐसे में उनके घर पर पथराव होना वाकई एक बड़ी घटना है। इस मामले में कानून को अपने हिसाब से कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, पर ओवैसी रेडिकलाइज्ड शब्द का बार बार इस्तेमाल कर आखिर किसे टारगेट करना चाहते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ओवैसी किसे कट्टर बता रहे हैं? आखिर ओवैसी चाहते क्या हैं? जो भी ये कर रहे हैं उनके हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि उनके पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली उनकी पार्टी सत्ता में है और इसीलिए चाहे जुनैद हो, नसीर हो या जहां कहीं भी इस तरह से दलितों को, आदिवासियों को होता है, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी एमपी जरूर है, मगर अब उनके हौसले बुलंद हैं। वो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और उनको लगता है कि वायलेंस के जरिए से वो अपने एजेंडे को मुकम्मल कर सकते हैं। हरियाणा में जुनैद और नासिर की लाशें मिलने के बाद ओवैसी ने हैदराबाद में भी अपनी इसी सोच की नुमाइश की। उन्होंने कानूनी कार्रवाई को छोटा बताते हुए कह दिया कि ये मर्डर नहीं, टेररिज्म है और उन्हें इंसाफ की उम्मीद भी नहीं है। ये पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया इन लोगों को आरएसएस की तरफ से। अब बोलेंगे कुछ, मोहन भगवत तो हर 15 दिन को ज्ञान देते रहते हैं, बताइए इस पे क्या बोलेंगे? वो देश के प्रधानमंत्री कोई बोलेंगे, देश के गृह मंत्री कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? दो मासूम लोगों को आपने ले जाकर
इन लोगों ने किडनैप करके मार के जला दिया, उनकी जान ले ली, और फिर पुलिस बोलती है किसी पर एक केस था। अरे भाई केस था तो वो कौन होते? क्या पुलिस इसको कंडेम क्यों नहीं कर सकती कि आउटराइट मर्डर है, ये टेररिज्म है ये? इसीलिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, जुनैद और नासिर की फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हरियाणा की बीजेपी की सरकार इन लोगों का प्रोटेक्शन करते रहेगी। कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि और लोगों को मारेंगे ये लोग। इन लोगों को ताकत इनको बढ़ चुकी है, इन लोगों की हिम्मतें इनकी बढ़ चुकी है। उनको कोई कानून से डर नहीं है उनको, क्योंकि कानून खुद जेल में चला गया है और ये लोग रोड पे फिर रहे हैं। पुलिस इनको कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हरियाणा की बीजेपी की सरकार इनकी सपोर्ट करती है, इनको पैट्रोनाइज करती है। ओवैसी जिस हिसाब से मर्डर को टेररिज्म यानी आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ओवैसी की नजर में टेररिज्म शब्द इतना हल्का क्यों है? वो बार बार इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ओवैसी के घर पर हमला करने वालों को रेडिकलाइज कहना कितना जायज है? असदुद्दीन ओवैसी की सारी बातें आपने सुनी। पिछले 3-4 रोज से ये पूरा प्रकरण, यह हत्याकांड देश भर में सुर्खियों में है। जिस तरीके से जुनैद और नासिर नाम के इन 2 लड़कों की हत्या की गई, वाकई जघन्य है, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो बात कह रहे हैं, आज सवाल यह है कि उसको सही परिप्रेक्ष्य में, सही कॉन्टेक्स्ट में रखा जाए। उनका बार बार रेडिकल शब्द का इस्तेमाल करना कि ये लोग रेडिकलाइज हैं, तो वो ये एक बड़ा जनरल शब्द है। वो किसको रेडिकलाइज कहना चाहते? वो कहना चाहते हैं सारे देश के हिंदू रेडिकलाइज हो गए हैं, सारे गौरक्षक ये रेडिकलाइज एलिमेंट हैं। वो कहते हैं ये टेररिज्म है, तो टेररिस्ट कौन है? जुनैद और नासिर को मारने वालों के लिए केवल टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सारे गौ रक्षकों को टेररिस्ट मानना चाहते हैं, या ये कहना चाहते हैं कि हिंदू आतंकवाद पनप रहा है? तो आज इस पर जरा खुलासे में हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ वारिस पठान जी जुड़ रहे हैं AYMIM से। वारिस साहब, स्वागत है आपका। प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, प्रेम जी का स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर जी। महाराज, आपका स्वागत है महाराज। हमारे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी हैं, स्टूडियो में हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। वाजिब अली जी हमारे साथ हैं। आप कांग्रेस के MLA हैं भरतपुर से, उस पूरे प्रकरण को वो जानते हैं, उस इलाके के बाशिंदे हैं, वहां जाकर के लोगों से मुलाकात की और समझते हैं कि वहां पर क्या हुआ है। उनसे हम इस मामले की और तय में जाकर के हम बात कर सकते हैं। मैं पहले वारिस साहब आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। ओवैसी साहब ने बार बार कहा ये रेडिकल लोग हैं, मेरे घर पर जिन्होंने पत्थर मारा वो रेडिकल हैं। आपको आवाज मिल रही है मेरी वारिस जी? जी आवाज मिल रही है ठीक भाई जी। तो पहले मैं अभी टेररिस्ट वाली बात पे तो बाद में आऊंगा, पहले तो ये हाँ, रेडिकल कौन हो रहा है? हाँ जी उसी पे आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं। देखिए सौरभ भाई, हो क्या रहा है, एक पार्टी का प्रेसिडेंट, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके घर के ऊपर 4 मर्तबा इस तरह के कुछ अज्ञात गुंडे आते हैं, पथराव करते हैं, चले जाते हैं। ये हमारे देश के अंदर, अगर देश की राजधानी दिल्ली जैसी जगह जहां से पार्लियामेंट 10 मिनट के रास्ते पे है, वहां इस तरह की कांड हो रही है, पथराव हो रहे हैं, तो सोचिए कि एक MP के ऊपर अगर इस तरह हो सकता है तो एक आम आदमी की क्या हालत होगी, हमारे देश के अंदर क्या सिक्योरिटी है एक आम आदमी की। अब बात नंबर 2, ये कौन है जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बचकांडा, गुंडागिरी? ये वो लोग हैं जो ये टोटल रेडिकलाइज होते हैं ना, जो धर्म सांसद के नाम के ऊपर जब बोला जाता है बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा ले, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, जब एकदम बेलगाम घोड़ों की तरह इनको छोड़ दिया जाता है कि कोई भी हिंदू राष्ट्र बनने के खिलाफ बात करेगा या कोई भी बात करेगा तो उसको डराने की कोशिश करे। लेकिन हक, इंसाफ, सच्चाई, मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाली जो आवाज है असद ओवैसी साहब, उन पे गोलियां भी चल गई, वो नहीं डरे, तो क्या पत्थरों से डर जाएंगे? नहीं डरेंगे, वो अपनी बात बयान करते रहेंगे। ना कभी डरे थे, ना डरे हैं, ना कभी इंशाअल्लाह ताला किसी से डरेंगे। अब हुआ क्यों बताइए सौरभ भाई? हमको बार बार अगर कोई हरकत इस तरह का मुसलमान आदमी करता तो क्या बोलते? ये मदरसा छाप है, ये रेडिकलाइज हुआ है। अब बताइए, जिन्होंने असद ओवैसी साहब के ऊपर पहले गोली चलाई, 4 मरतबा उनके घर पे पथराव किए, ये किस मदरसा से पढ़ के आए थे? किसने इनको रेडिकलाइज किया था? कौन है वो लोग जिन्होंने उनकी मानसिकता को खत्म कर दिया कि नहीं आपको नफरत फैलाना है? वो RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग हैं जो बीजेपी के छय में, बीजेपी की छत्र छाया के अंदर पनप रहे हैं पूरे देश के अंदर। हम क्या कर रहे थे? हम तो एक ही बात बता रहे थे ना कि जिस तरह से
राजस्थान में दो मुस्लिम युवा नासिर और जुनैद, उनको सिर्फ शक की बुनियाद पे कि ये गाय की तस्करी करते हैं उनको उठाया गया। वहां के उनके रिश्तेदारों ने, घर वालों ने, एरिया वालों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाली तो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। राजस्थान में भी 2 दिन बाद हरियाणा से जली हुई कंकाल मिलती है नासिर और जुनैद की। हरियाणा की पुलिस प्रॉपर एक्शन नहीं लेती, हरियाणा की सरकार प्रॉपर एक्शन ले लेती। अगर सब प्रॉपर एक्शन लिए होते तो 2 मुसलमानों की जानें बच सकती। ठीक है मेहमान ज्यादा, मैं चाहता हूं आपकी बातों का रिएक्शन। आप साफ कह रहे हैं कि जुनैद और नासिर को मारने वाले और असदुद्दीन ओवैसी के घर पर पथराव करने वाले, ये धर्म, जिनके अंदर धर्म में नफरत फैलाई गई है, धार्मिक नफरत का में घिर का ये काम कर रहे हैं। आतंक फैलाने के लिए कर रहे काम, आतंक फैला रहे, आतंक फैलाने के लिए काम हो रहा है। सौरभ भाई, आतंकी का इंटेंशन क्या होता है? टेररिज्म का इंटेंशन क्या है? टेरर फैलाओ, 2 जन को मारो ताकि एक दहशत फैल जाए, लोग डर जाए, घबर जाए और कुछ भी करना छोड़ दे। तो ऐसा तो नहीं डरेंगे ना। डेमोक्रेसी में रहते, संविधान का पालन करते, संविधान में रहकर अपनी बात करते। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब तक मोनू मनेसर जैसे लोग, आतंकवादी गुंडे जो गौरक्षक के नाम पे बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों को मारते रहेंगे, ये नहीं रुकेगा। जब तक मोदी खामोशी नहीं तोड़ेंगे, जब तक सख्त कायदा कानून नहीं। मैं जरा जवाब ले लूं आपका। प्रेम शुक्ला जी ने सारी बातें आपकी सुनी है। आपने कहा ये नफरत में अंधे हुए लोग हैं, घूम रहा है गन मशीन, धर्म, इन्होंने ये धर्म संसद से इनके अंदर नफरत फैली है, वो लोग हैं, ये गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी, आतंक फैलाने वाले टेररिस्ट हैं। आपने वही शब्द इस्तेमाल किया, आतंकवादी हैं, जो ओवैसी साहब कहते हैं। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। बिल्कुल, ये किसी पर भी, किसी की भी हत्या करने वाले हत्यारे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और उनके खिलाफ जांच होनी ही चाहिए। किसी भी निर्दोष नागरिक की हत्या करने वाले या किसी अपराधी की भी हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी एक आदरणीय सांसद, उनके घर पर पत्थर फेंकने वाले निश्चित तौर पर जांच के और दंड के पात्र हैं। अब मुद्दे की बात, अगर जो है गौरक्षक जो है आतंकवादी हैं, तो तस्लीमा नसरीन पर हमला करने वाले एमआईएम के लोग भी आतंकवादी हैं। तस्लीमा नसरीन पर हमला करने वाले लिबरल तो नहीं कहलाएंगे। जो लोग हैदराबाद में एक विधायक का घर घेर कर सर तन से जुदा का नारा लगा रहे थे, वो सारे एमआईएम के कार्यकर्ता आतंकवादी हैं, और उस आतंकवादी गिरोह के सरगना असदुद्दीन ओवैसी है। ये कहना चाह रहे हैं क्या जो लोग याकूब मेमन जैसे आतंकवादी की शव यात्रा में अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे, वो सारे के सारे आतंकवादी हैं? क्योंकि 250 से अधिक निर्दोष मुंबई करों के हत्यारों पे, जिसका हाथ जो है खून से रंगा हुआ था, उस हत्यारे के समर्थन में नारेबाजी करने वाले समाजवादी पार्टी और एमआईएम जैसे ये आतंकवादी संगठन है क्या? एमआईएम के वारिस पठान जो है, क्या आतंकवादियों के नेता हैं क्या? गणपति बप्पा मौर्य बोलने के बाद माफी मांगने वाले ये माफी वीर जो है, ये हमको सेकुलरिज्म की सबक सिखाएंगे क्या? तो अगर गौरक्षक आतंकवादी है, तो सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के कार्यकर्ता भी आतंकवादी हैं। तस्लीमा नसरीन पर हमला करने वाले भी ठीक है प्रेम शुक्ला आतंकवादी जी, हैं। और एक बार जरा इसी का जवाब ले लेता हूं मैं। बताइए, अभी आपने आतंकवाद की परिभाषा खुद दी थी वारिस पठान साहब। आपने कहा जो किसी को डराए, कोई काम करने से रोके, तू ये करेगा, तू ये बोलेगा, तुम ये कहोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। आपने उदाहरण दिया गौरक्षकों का। वो उदाहरण दे रहे हैं जिन्होंने शायद कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया था, जिन्होंने शायद कोई बात कह दी थी किसी के खिलाफ, उनका सर तन से जुदा भी हुआ और सर तन से जुदा के नारे भी लगे। तो वो लाखों लोग जो नारे लगा रहे देश भर में, वो सब आतंकवादी होने चाहिए, हैं क्या? अब देखिए, आतंकवादी किसको हम कहेंगे सौरभ भाई? एक इंसान जिसका नाम है आतंकवादी, गौरक्षक के नाम पे जो काम कर रहा है, दंगई कर रहा है, गुंडागिरी कर रहा है, मोनू मनेसर। वो गाड़ी के अंदर देखिए, वीडियो सबके पास है, वीडियो आपने, मैंने तो घर में बैठ के नहीं बनाया, पिस्तौले गन लेके घूम रहा है, चिल्ला पुकार कर रहा है। वो बात तो हो गई, आपने मोनू मानेसर जैसे जो गौरक्षा का काम करते हैं, आपने कहा उसके नाम पर गुंडागर्दी करते हैं। सर एक मिनट, आपने उनको आतंकवादी डिक्लेयर किया, आपकी बात तो आ गई आगे। बिल्कुल, उससे सवाल ये आया है, जिन लोगों ने उमेश कोले का, कन्हैया लाल का गला काटा, जिन्होंने उनका गला काटा और जिन लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए थे, उसमें आपकी पार्टी के लोग भी थे, क्या आप उन सबको आतंकवादी मानते हैं? सुनिए, ठीक है,
ने उनको मार के जला दिया क्या तस्लीमा नसरीन को? क्या तस्लीमा नसरीन के सर के ऊपर बंदूक रख दिया था, गन मशीन? मैं उमेश कोले और कन्हैया लाल की बात कर रहा हूं। क्या हाँ, ये तो गाड़ियों में मशीन गन लेके घूम रहे हैं। और मैं उमेश कोले कन्हैया लाल की बात कर रहा हूं। किसी को मशीन गन से मारिए, क्या उसका गला काट दीजिए, आदमी की जान तो जान है ना। ये अलाउड है? जान तो जान है। हर चीज की वायलेंस का हम लोग खंडन करते हैं, हम हर चीज का खंडन करते हैं कि इस तरह की घटनाएं न होना चाहिए। मगर जो इंसान मशीन गन लेके घूम रहा है, गनेर दिखा रहा है, फ्लॉन्ट कर रहा है, मुसलमानों को खुले मारने की धमकी दे रहा है, जिसपे आरोप है कि उसने 2 मुसलमानों की जान ले ली, मर्डर करके उनका जला दिया, वो आदमी आज तक घूम रहा है, जिसके फोटो भाजपा के वरिष्ठ है, जो 4 दिन हो गए आज तक हिरासत में नहीं लिया गया, तो क्या वो आतंकवादी नहीं बोलेंगे? तो वारिस पठान साहब, जिस आदमी ने भी गुनाह किया वो क्रिमिनल है, उसको भारत के कानून के हिसाब से सजा हो। आप खुद एडवोकेट हैं, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा। उसको केस हो गया था टाटा। एक भी व्यक्ति मुझे बताइए, वारिस साहब आराम से बात करते हैं प्लीज, आराम से, एक मिनट। एक भी व्यक्ति मुझे बताइए जिसने ये कहा हो, कि जुनैद और नासिर की हत्या जायज है। कोई एक व्यक्ति बताइए आप, जिसको आप जानते हो कि नहीं ठीक हुआ इनके साथ। हर आदमी कह रहा गलत हुआ, और जिसने मारा वो हत्यारा है, उस हत्यारे को जेल हो। लेकिन आप आगे बढ़कर उसे आतंकवादी कह रहे हैं। तो मेरा ये सवाल केवल ये है कि इनको आतंकवादी कहा जाना, तो जो गले काट रहे हैं वो आतंकवादी हैं या नहीं है? जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं वो आतंकवादी हैं या नहीं है? तो मैंने क्या कहा? कोई भी कॉल फॉर वायलेंस कंडेमनेबल है। हम हर चीज की वायलेंस का कंडेम करते थे, करते रहेंगे। किसी को भी हमने तो सर तन से जुदा के नारों का भी खंडन किया है, और हमने देश के गद्दारों को गोली मारो जो टेस्ट था उसका भी खंडन करते हैं। हम तो उन नारों का भी खंडन करते हैं जब खड़े रह के कहा गया था कि मुसलमानों का बहिष्कार करो। मगर क्या बीजेपी और उनके नेता या बीजेपी के प्रवक्ता उन नारों का खंडन करते? धर्म सांसद के नाम पर जब कहा जाता है कि बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे, क्या वो खंडन करते हैं? मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात पे आगे। एक मिनट जरा, हमारे साथ एमएलए साहब भी हैं, देवकी नंदन जी भी हैं। देवकी नंदन जी के पास पहले जा रहा हूं आपकी बात लेके। वारिस पठान साहब आप सुनिएगा प्लीज। क्या उस बात का देवकी नंदन जी, असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। अब उन्होंने हिंदू शब्द तो पर से अपने मुंह से नहीं बोला, ये शब्द मुंह से इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो हो या वारिस साहब यहां बैठे हैं, वो सीधे सीधे गौ रक्षकों का नाम लेकर कह रहे हैं। तो इशारा बिल्कुल क्लियर है कि किन के लिए कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी बन रहे हैं, ये रेडिकलाइज हो रहे हैं, कट्टर हो रहे हैं, और ये हिंसा करते हैं। सौरभ जी, सबसे पहले तो जिन 2 बच्चों की हत्या हुई है उसका मैं विरोध करता हूं कि ऐसे जिस देश में हम लोग संविधान से चलते हो वहां हमको ऐसा व्यवहार किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, निंदनीय है, कोई भी क्यों ना हो। हम लोग ऐसे संविधान को, अपने कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अभी गौ रक्षकों को हम लोग सबको बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पैनल में बैठे हुए सभी लोग जानते हैं कि सनातनी जो कि 110 करोड़ लोग हैं इस देश में, गौ को अपनी मां कहते हैं। गौ को अगर अपनी मां कहते हैं तो जो भाईचारे की बात कर रहे हैं हमारे इस देश में, उन सबको भी हमारी गौ माता को अगर मां नहीं कह सकते तो काटना भी नहीं चाहिए, आदर देना चाहिए। हम लोगों के ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं, और अगर 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं और उस गौ को कोई काटेगा, ऑब्वियसली मन में क्रोध उभरेगा। मेरे घर में कोई आके मेरे माँ बहन को काटे या मारे तो मुझे भी गुस्सा आएगा। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि हम लोगों को कभी भी मारकाट अपने हाथ में, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपके पैनल और आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये भी बात जाए, और वो हमारे ओवैसी जी इस बात को भी कहें कि अगर हिंदू भाई गौ माता को अपनी माँ कहते हैं, उनको आदर देते हैं, तो हमें गौ माता का भी वध ऐसे नहीं करना चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर उनकी भावना को ठेस पहुंचेगी तो गौ माता को बचाने के लिए कौन सा रास्ता है, ये पैनल में बैठे हुए कुछ लोग हमें बता दें। ठीक है, उस रास्ते को अपना लिया जाएगा। महाराज जी, एक बात आप मेरे ख्याल से साफ साफ मैसेज आपके जरिए जाए, क्योंकि वो भी जरूरी है। बहुत से लोगों ने ये जो लड़के मारे गए इनका बैकग्राउंड निकाल कर ये बताने की कोशिश की कि ये गौ तस्कर थे। तो जैसे मतलब ये बात कही जा रही है कि ये तो गौ हत्या में शामिल लोग थे, इनके पीछे इसीलिए ये लोग पड़े थे, लेकिन इससे किसी का कत्ल किया जाना, ये तो वो गुनाह तो कम नहीं हो जाता ना? कत्ल तो कत्ल है ना। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मेरी बात सुनिए सौरभ जी,
दोनों बात मैं यहाँ पे कही है। पहली बात तो मैंने यही कही है कि मैं उस चीज का विरोध करता हूं कि ऐसे किसी को मारा नहीं जा सकता। हमें वहां पुलिस लेके, अगर कोई गौ तस्करी कर रहा है तो हमें वहां जाना चाहिए और वहां पुलिस सही को बात, लेके मैं जाना जवाब देना चाहिए, चाहूंगा। गौओं को सौरभ भाई, पकड़वाना 10 चाहिए, सेकंड। गौओं को बचाना चाहिए। दूसरी एक और बात का ध्यान रखना 10 चाहिए, सेकंड, 10 काफी गौ भक्त हमारे पास भी आते हैं, जी। वो बताते हैं कि जब हम गौ को बचाने के लिए जाते हैं तो वो हम लोगों को ट्रक के नीचे दे देते हैं, टायर पूरा हमारे ऊपर चढ़ा देते हैं, हमें मार देते हैं। ठीक है तो महाराज यहाँ दोनों ही विषय की हत्याओं की बात करनी चाहिए, जी, एक जो गौ को मैं- बचाने एक जाते हैं 10 उसकी सेकंड हत्या, सौरभ भाई। और एक जो गौ को किडनैप करने जाते हैं उसकी हत्या। एक बार दोनों वाजिब ही अली अच्छी साहब, बात किया। शादाब जी, सिकंदर जी वेट कर रहे हैं। पठान साहब, अब मैं आपको 10 सेकंड में एक अपना इसमें मैं कुछ 10 जोड़ना सेकंड में चाहते जवाब हैं। दे देता हूं मैं- सौरभ वो भाई बहुत इनको। देर से इंतजार 10 कर रहे हैं। सेकंड। बोलिए। 10 सेकंड, बहुत अच्छी बात किया, बहुत अच्छी देवकीनंदन ठाकुर जी ने बात किया। देवकीनंदन जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी करके उन्होंने कल बयान दिया है कि मैं बीफ खाता हूं और मैं बीजेपी में हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं है। ये भाजपा के ही प्रदेश अध्यक्ष है अर्नेस्ट मावरी। अब इनके बारे में क्या करेंगे? आप जाएंगे पूरे गौ रक्षक को वहां ले बोलता हूं, जाएंगे, इसका जवाब इनको देता हूं। मारेंगे, पिटेंगे, सौरभ जी, क्या करेंगे इनके साथ? या सिर्फ सौरभ जुल्म जी, मैं मुसलमानों जवाब के देता हूं। ऊपर होगा? ये तो बीजेपी के है, बोल रहे, खुद बोल मैं रहे हैं, जवाब मेरा दे रहा बयान हूं। नहीं है, इनका बयान है। मैं इनके जवाब बारे दे में रहा क्या हूं। करेंगे? क्या विचार है आप इनके? क्या? मैं हाँ, जवाब दे दीजिए। रहा हूं। बोलिए। मैं इसका ये जवाब दूंगा, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, कोई भी हो, अगर सनातन परंपरा का उल्लंघन वो व्यक्ति करता है तो मैं उसका विरोध करता हूं, चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष ही क्यों ना कर हो। रहा है। इस बात से मैं धर्मगुरु निकालो हूं, मैं पार्टी से। बीजेपी कांग्रेस का नहीं हूं, मैं सनातनियों निकालो का हूं। पार्टी से। अगर इस देश में गौ माता को गौ माता कहा जाता है तो गौ माता की हत्या नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ठीक है चाहे सर। वो राष्ट्रपति के पद पे ही क्यों ना बैठा हो। अब जरा हम जिस घटना उसमें के कोई विषय छिपा में नहीं बात है। कर रहे हैं उस पर और डिटेल में बात करते हैं। मैं वाजिब अली साहब के पास जाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं, भरतपुर से आते हैं। वाजिब अली साहब, थोड़ा मैंने समय लिया आपके पास आने में। अब देखिए, यह मामला जो है किस तरीके से पॉलिटिकली घुमाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब राजस्थान की सरकार को भी कोस रहे हैं, वो हरियाणा की सरकार को भी कोस रहे हैं। कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं तो इन लड़कों की जान बच जाती, और हरियाणा की पुलिस और सरकार तो उनको हत्यारों को बचाने में लगी ही हुई है। अब वो पहुंच गए रेडिकलाइजेशन तक, अब वो इनको कह रहे हैं आतंकवादी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस केस की हकीकत है क्या? देखिए, असद साहब ने जो कहा उसके बारे में तो वही सफाई दे सकते हैं, उनका क्या तात्पर्य है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये हमारे क्षेत्र में जो घटना हुई है, इससे पूरे क्षेत्र में एक अजब सा माहौल बना है। और निश्चित तौर पे जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सबसे बड़ी आंच यहाँ लोकल भाईचारे पे आती है। और मेवात क्षेत्र के अंदर अब से पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो पहलू लिंचिंग हो, चाहे वो रकबर लिंचिंग हो, और कई और तरह की घटनाएं भी हुई। और उसमें तथकथित वो लोग थे जो अपने आप को गौरक्षक तो कहते हैं, लेकिन इनकी जो कार्यशैली है वो निश्चित तौर पे अपराधियों वाली है। और वो वही लोग हैं जिनके बारे में मोदी जी ने भी कहा कि ये लोग रात को जो है गौरक्षक का चोला पहन के बदमाशी करते हैं और सारे गोरख धंधे करते हैं। तो असल पॉइंट ये है कि गौरक्षक के नाम पे जो एक टारगेट करके एक वायलेंस फैलाना, ये एक असल मुद्दा है। और इससे निश्चित तौर पे सबसे बड़ा खतरा क्षेत्रीय भाईचारे को होता है। और जिस तरीके से ये घटना हुई, 2 लोगों को बहुत बेरहमी से उठा के मारा पीटा गया और फिर जला दिया गया, तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। हम सबको इस अपराध वाजिब अली साहब, देखिए, आपने जो बात कही वो तो मजम्मत सभी करनी लोग चाहिए। मान रहे हैं कि किसी के इन लोग जिसने भी इनकी हत्या की है वो तो अपराधी हैं। आपने भी कहा ये अपराधी हैं, मैं ये भी बात मान लेता हूं, ये पेशेवर अपराधी भी हो सकते हैं कि ये लोग ऐसा करते हो, इनकी मंशा कुछ और होती हो, ये दिल से इनकी गौरक्षा भावना हो ही ना इनकी। सवाल ये है कि फिर इनको अपराधी कहा जाए ना, या इनको आतंकवादी कहा जाएगा? देखिए, अपराध करने के अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले यहां अपराध हुए हैं, पहलू खां को दोपहर के अंदर सबके सामने मारा गया, पीटा गया, उसकी जान ले ली गई, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इनकी एक साजिश का हिस्सा है। और इनका मकसद क्षेत्र के अंदर सद्भावना बिगाड़ना और डर फैलाने का काम करना है। डर ही वही टेरर होता है। अब इसको आप कोई भी नाम दे दें, मकसद नाम का नहीं है। मकसद ये है कि ऐसे लोगों पे लगाम लगे। और बुरा लगता है जब हमारे यहाँ की सांसद जो है कि उनके समर्थन में खड़ी होती है, या वीएचपी के नेता उनके समर्थन में खड़े होते हैं। उनमें से एक आदमी ने जुल्म कबूला है और ये माना है कि हमारे टीम के लोग इस तरीके के काम यहाँ करते हैं। तो निश्चित तौर पे हमको अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए क्या प्रयास करें वो करने चाहिए। और बुरा लगता है जब ऐसे अपराधी लोग सरेआम घूम रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके फोटो हैं,
वो लोग कंडम इस बात को नहीं करते। एक बार प्रेम शुक्ला जी ये इसका कई जवाब बहुत देते हैं, फिर मेरे साथ कैप्टन साहब भी हैं, शादाब भी हैं। मैं ब्रेक के बाद उनसे शुरुआत करूंगा चर्चा की। बार बार प्रेम शुक्ला जी मांग, उन्होंने ये कहा कुछ किसी भी नाम से बुलाइए, उसका वो दहशत फैलाने वाले लोग हैं, माहौल सामाजिक माहौल खराब करने वाले लोग हैं जी। तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए देखिए और इनको संरक्षण ना मिले। देखिए आप कि जैसे सर तंज नहीं होना चाहिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए, कौन संरक्षण दे रहा है, लेकिन सर तन से जुदा करने वालों को संरक्षण वारिस पठान भी दे रहे हैं, वाजिब अली भी दे रहे हैं। सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले आतंकवादी क्यों नहीं दे रहा? वो लोग उवैस कोले के मर्डर करने वाले आतंकवादी क्यों नहीं है? कन्हैया लाल का मर्डर करने वाले आतंकवादी क्यों नहीं है? और जिन आतंकवादियों के लिए जमीयत इस्लामी वकालत करती है, तो जमीयत इस्लामी आतंकवादी क्यों नहीं है? जमीयत इस्लामी मुंबई बम कांड से लेकर तमाम बम कांडों के अभियुक्तों की पैरवी करती है, तो जमीयत इस्लामी आतंकवादी संगठन है। ये वारिस पठान कह दें, ये असदुद्दीन ओवैसी कह दें, ये वाजिब अली कह दें, ये शदाब चौहान कह दें, ये नहीं कहेंगे। सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हारा श्री जो भी अपराध को संरक्षण देता है वो अपराधी है। जमीयत इस्लामी आतंकवादी तू तड़ाक की भाषा मत बोल, आराम से। अच्छा समझाइए, तू तड़ाक की भाषा मत बोल। थोड़ा ये मदनपुरा वाले को समझाइए, एक एक करके और आराम से। तू तड़ाक की भाषा में बोल रहे हैं और आप की भाषा बोल रहा हूँ, ये सड़क छाप भाषा ना बोले। अच्छा ठीक है प्रेम जी, समझाओ इसको, वो मेरी जिम्मेदारी है, नरगल भाषा इस्तेमाल नहीं होगी आप। अच्छा प्लीज प्लीज ठीक है। अरे किसने बोला तमीज से बात कर। अच्छा चलिए मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। प्रेम शुक्ला पूछ रहे हैं सर तन से जुदा करने वालों को भी तो आतंकवादी बोलो, उनका समर्थन करने वालों को भी तो आतंकवादी बोलो। अगर गौरक्षा करने के नाम पर कोई हत्या करता है वो आतंकवादी है। तो राजस्थान के दो लड़के जिनकी हत्या की गई, उनके ऊपर इल्जाम ये था, एक का कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड बताया गया, और जो उनकी हत्या करने में जो आरोपी हैं बताया जा रहा है वो गौरक्षा दल से ताल्लुक रखते हैं, बजरंग दल से भी कुछ लोगों का ताल्लुक है। और असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान गए, उन परिवारों से भी मिले जिनके लड़के मारे गए हैं, और उसके बाद उनके घर पर पथराव हुआ। तो ओवैसी साहब ने कहा कि यही नतीजा होता है जब रेडिकलाइजेशन होता है, यानी वो साफ कह रहे हैं गौरक्षा के नाम पर लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, कट्टर बन रहे हैं, और ऐसे हत्याएं करने वाले आतंकवादी हैं। तो उसी पर आज हमारी बहस है। मैं कैप्टन साहब से शुरुआत करना चाहता हूं, कैप्टन सिकंदर रिजवी हमारे साहब से। रिजवी साहब, आपके सामने सारी बहस चली जी। आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल हल्के में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अभी वारिस पठान ने कहा नासिर और जुनैद की जिन्होंने हत्या किया वो आतंकवादी हैं। प्रेम शुक्ला ने पूछा, मैंने भी पूछा, जो सर से तन से जुदा करते हैं वो आतंकवादी हैं या नहीं, जो नारे लगाते हैं वो आतंकवादी हैं या नहीं। तो अपराधी को अपराधी कहें या इनको आतंकवादी कहें? देखिए, मैं सीधे मैं ओवैसी साहब पर आना चाहता हूं, जो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, रेडिकलाइज किया जा रहा है। ओवैसी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, और ये वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जब बगदादी आईसिस की तबाही मचा रहा था सीरिया में और इराक के अंदर, तो वहाँ से पूरी सपोर्ट की गई थी। बाद में उन्होंने बात अलग, उन्होंने बयान वापस ले लिया था। ओवैसी साहब वो हैं कि जब इनको जेड कैटेगरी की, जब इन पर हमला हुआ था वेस्टर्न यूपी के अंदर 2022 में फरवरी के महीने में, तो इनको रिकमेंड किया गया था कि साहब इनको जेड कैटेगरी की इनको सुरक्षा दी जाए, तो इन्होंने लेने से मना कर दिया। बल्कि इन्होंने ये कहा कि हमको ग्लॉक पिस्टल का लाइसेंस दिया जाए, ग्लॉक पिस्टल हमको इंपोर्ट करने की परमिशन दी जाए। तो ज़रा आप इनसे पूछिए कि जेड क्लास के कमांडो, जेड कैटेगरी के कमांडो आपकी रक्षा कर सकते हैं, या आप खुद ट्रेन कमांडो हैं जो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं एक पिस्टल से? तो ये इनका जो वजह है कि इनके पत्थर चल जाते हैं कुछ दिन बाद, टोटल ये पॉलिटिकल एंगल है। और रेडिकल, कम से कम इनको तो कहना नहीं चाहिए कि हिंदू रेडिकलाइज हो रहा है। आपने भी कहीं ना कहीं पीएफआई का भी सपोर्ट करी और कहीं ना कहीं आपने जमात इस्लामी की भी आप सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बेस है वो रेडिकलाइजेशन ही है। आप ही लोगों ने कहा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर प्राचा साहब भी थे और वो भी मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। एक मुसलमान जो हैं सबको पिस्टल का लाइसेंस भरा जाएगा। लखनऊ के अंदर एक मुस्लिम उलमा भी बैठे थे कि साहब सबको फॉर्म भरना हम सिखाएंगे। तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई पिस्टल तो बहुत महंगी है, ये कैसे लें? तो कहना जेवर घर के औरतें बेचें लेकिन पिस्टल का लाइसेंस लें। ये क्या था? ये इशारा था कि हर मुस्लिम जो है पिस्टल रखे, और वो इलीगल रखेगा जो नहीं ले पाए खरीद पाएगा। रेडिकलाइज कौन कर रहा था? रेडिकलाइज आप कर रहे थे। रेडिकलाइज आप कर रहे हैं मुसलमानों को। जहां पे कुछ भी होता है, कोई भी बातचीत होती है, फौरन एक वर्ड आता है रेडिकलाइज करना। मुसलमानों को रेडिकलाइज किसने किया? ये पीएफआई कौन थे? कौन आईसिस में चले गए थे? ये वो रीजनल पार्टी थी जिसमें आपकी भी पार्टी है, वो भी रेडिकलाइज कर रही थी मुसलमानों को। अगर आप इस तरह के बयान ना दें, आप पर पत्थर ना चले, इसके तो जांच का विषय है कि पत्थर का। और रही बात जो 2 लड़के जलाए गए, वो भी जांच का विषय। लेकिन आप पर्सनल, आप पर पत्थर चलते हैं, आपकी ट्रेन पर जा रहे हैं तो आप पर पत्थर चलते हैं, आप चलवाते हैं या चलाए जाते हैं आपके ऊपर?
तो आपको एक तो इस पर शक है कि वो पत्थर कहीं इनसाइड जॉब तो नहीं था, बिल्कुल, और दूसरा आप सीधा इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी पर लगा रहे हैं कि वो खुद कट्टरता फैलाने वाले शख्स हैं जी, असद ओवैसी और उनकी पार्टी। बिल्कुल। ठीक है, वारिस पठान साहब बोलिए। शादाब जी, इनके बाद आप वो आ रहा हूं। ये देखिए सरासर गलत बेबुनियाद इल्जामात है। इन्होंने एक भी मर्तबा खंडन नहीं किया कि जो 2 बेचारे बेकसूर मुस्लिम युवाओं का कत्ल करके जला दिया गया तो वो मोनू मनेसर जिसका नाम दिया है एफआईआर में उसको अरेस्ट करना चाहिए। इन्होंने एक भी बार ये नहीं कहा अपने आप को कैप्टन बुलाते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। इन्होंने ये नहीं कहा जिस तरह से बंदूक लेके घूमता है रास्ते में वो अलाउड नहीं है। हिंदुस्तान देश का कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। वर्ड समझते हैं आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो बैरेट लॉ हैं, आप उसके शब्द का मीनिंग समझ रहे हैं। मुसलमानों को संदेश आप क्या भेज रहे हैं? क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं। आपको जिसने रेडिकलाइज किया मुझे मालूम है कौन है। आपको जिसने रेडिकलाइज करके भेजा है चैनल को मुझे पता है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको किसने रेडिकलाइज किया वो मुझे मालूम है। आप अगर आपकी शाखा से रेडिकलाइज हो गया ये भी मैं जानता हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड से इस्तीफा दीजिए ना। मेंबरशिप क्यों ले रखी है आपने? आप संगठन चलाते हैं तो आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सपोर्ट कैप्टन साहब एक बार जरा इनके लॉजिक सुन लें एक बार, बोलिए। क्यों देंगे? अरे क्या बोलने दो ना। अरे कैप्टन सुनो कैप्टन साहब सुनो। आप कहां से रेडिकलाइज होके आ गए पूरी जनता समझ गई है। अच्छा, आप किसके तलवे चाट रहे हो देश पूरा देख रहा है। अब पठान साहब देखिए, अभी पर्सनल रिमार्क है। ना वारिस पठान साहब प्लीज पर्सनल रिमार्क से बचिए, पर्सनल रिमार्क से बचिए। आपने सारी बातें कही है लेकिन किसी इंडिविजुअल जो इस वक्त पैनल में ऐसे नहीं बोल सकते, प्लीज नहीं। आप बात कहिए अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। इन्होंने कहा ना रेडिकलाइज छोड़ दो, वहां से छोड़ दो, पार्टी को छोड़ दो। ये आप इनको रेडिकलाइज कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं आप कट्टरता फैलाने वाले हैं, ये तो इल्जाम हुआ। चलिए इसका आप लोग जवाब दे सकते हैं, लेकिन ऐसे पर्सनल किसी के बारे में कौन क्या करता है, कौन किसके जवाब भी दे रहा है, ये भाषा नहीं। ठीक, मैं तो जवाब भी दे रहा हूं। मैं तो सवाल कर रहा हूं सौरभ भाई, वो कौन थे, कौन से रेडिकलाइज होकर आए थे जिन्होंने 2 बेगुनाह मुसलमानों का कत्ल कर दिया, उनको जला के मार दिया? वो कौन रेडिकलाइज किस भाषा से कहां से आते हैं? मौत होना निंदनीय है, मौत की मैं खिलाफ हूं, किसी को मारा गया उसके खिलाफ हूं, लेकिन आप उसे कानून के खिलाफ जो काम करते हो कहां से रेडिकलाइज होके आए बताइए ना। और हरियाणा पुलिस आप फैसला कैसे ले सकते हैं किसी के ईमानदारी का? हरियाणा मैं कह रहा हूं कि मौत हुई, कत्ल हुआ, गलत हुआ, पुलिस चाहे तो बंद हो सकती रहे गुंडागर्दी। एक शख्स अगर एक बंदूक लेके घूमता है तो उसके खिलाफ केस हो जाता है। संजय जज जैसा इतना बड़ा हीरो के ऊपर एक गन की वजह से पोजीशन था तो टाटा लग गया था। और यहां ये गने दिखा रहा है, बहुत सारे गने बांट रहे हैं इसके लोग, गाड़ियों में दिखा रहा है, फ्लॉन्ट कर रहा है, मगर इसको अरेस्ट नहीं किया जाता है, इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं। क्यों? क्या देश के अंदर कानून सबके लिए अलग अलग है क्या? चलिए अच्छा छोड़ दिया जाएगा तो क्या? मैं आता हूं। चलिए ये दूसरा पहलू आपने जो रखा है अपने आप कि ये सारे लोग, इन सबको पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक बार शादाब चौहान को हम चर्चा में ले आए। जी शादाब जी बताइए, एक गुनाह हुआ है और गुनाह बहुत संगीन है, 2 लोगों की जान ली गई है, बड़ी निर्ममता से जान ली गई है, बहुत सख्त सजा होनी चाहिए जो ये लोग पकड़े जाएं और इन पर अगर इनका जुर्म साबित हो जाए तो। लेकिन इसके बाद जो जहां ये बातें ले जाई जा रही हैं, सीधा सीधा इसको राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सहमत नहीं है? निश्चित, क्योंकि राजनीतिक लाभ इस तरह की घटनाओं से होता रहा है। और जो लोग मॉब लिंचिंग में थे, अखलाकी जब मॉब लिंचिंग हुई उस वक्त हम गए थे वहां, उसके जो आरोपी थे उनका महिमा मंडन किया गया था जब वो जेल से छूट करके आए थे। ऐसे बहुत से अपराधियों का किया गया है, किसी के बलात्कारियों के समर्थन में रैली, आज मोनू जो मानेसर है उसके समर्थन में लोग रैलियां निकाल रहे हैं। ये अफसोस की बात है जो पूरी तरह हथियार लहरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अमित शाह के साथ फोटो है, उसका अनुराग ठाकुर जो कहे उसने समर्थन किया था कि गोली मारो सालों के वाले नारे का, वो उस मानसिकता का। और रेडिकलाइज सैफरन ग्रुप जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं। पहले पहलू खान, अफरोज, अफरजुल इनको मारा गया, अब क्या है ये पॉलिटिकल लीडर्स पे आ रहे हैं। अब ये रेडिकलाइज ग्रुप कौन है? फिर आप पॉइंट ले आए बहस को, बताइए जरा, ये रेडिकलाइज ग्रुप कौन है? इनका हाँ, ये वो रेडिकलाइज सैफरन ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि हम 1 के बदले 10 लाएंगे, जो कहते हैं, जो हथियार लहराते हैं और बड़े बड़े नेताओं के साथ गृह मंत्री से फोटो खिंचाते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जो खुलेआम कहता है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस तरह के लोग हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का उकसाना भी ओवैसी साहब पे हमले का एक कारण हो सकता है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा? फेसबुक और ट्विटर दोनों, धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा? शादाब का भी चेक कीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा? धीरेन्द्र शास्त्री वो व्यक्ति लगातार भड़काने का कार्य कर रहा है। उसका
एक ही काम है कि इस देश के संविधान को नष्ट करना। और मैं चुनौती देता हूं, वो दो युवा हैं, वो युवा देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहता है, हम देश को संविधान से चलने वाला राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि हम लोग कामयाब होंगे। लेकिन दुख होता है कि वही दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, वहीं मोदी जी करीब में रहते हैं, वहां पर जब देश का संसद सुरक्षित नहीं है तो कैसे आम लोग सुरक्षित होंगे? अच्छा चलिए ठीक है, आपने कहा कई सैफरन ग्रुप हैं, अब क्या है, कई भगवा ग्रुप हैं जो रेडिकलाइज हो गए। आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी नाम इसमें जोड़ दिया। अब मैं चाहता हूं जरा देवकीनंदन जी महाराज इसका जवाब दें। अब मतलब धीरेन्द्र शास्त्री को भी आप रेडिकलाइज ही कह रहे हैं, ठीक है देवकीनंदन जी? मैं क्या जवाब दूं इसमें? अगर मैं इनको जवाब दूंगा तो देखिए क्या होता है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना बुरी नहीं है, हिंदू राष्ट्र का मतलब कुछ और है जिसको हम लोग गलत तरीके से ये प्रस्तुत ना करें। और हम एक बात जानते हैं, ये जो आज राष्ट्र की भावना है ना, वो हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक है। लेकिन हम इस विषय में अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि बहस किसी और विषय में है। हम लोगों को उग्र और आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी आदि आदि शब्दों से इसलिए संबोधित किया जाता है क्योंकि हम लोगों को बदनाम करने की साजिश है। बदनाम अगर, क्योंकि हम जैसा सहनशील कोई है नहीं। आप सोचिए, मथुरा में जन्मभूमि के लिए, काशी में विश्वनाथ के लिए कई सालों से जो सिर्फ कोर्ट की अर्जी लगा रहे हैं हम लोग, ऐसे हम लोग उग्र होंगे क्या? मैंने जब अपने धर्म के लिए बोलना टीवी चैनलों पे शुरू किया, मुझे 2 बार दुबई से धमकी आ चुकी है महाराज, 2 बार। और मेरे पास में, हम किसको कह दे कि वो सब मुसलमान आतंकवादी हैं, ये बोल दें हम? 2 बार मुझे धमकी आई है बाहर से। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गलत, एक व्यक्ति कोई गलत कर रहा है तो हम पूरे समाज को ऐसे नहीं बोल सकते हैं। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो मेरी नजर में हिंदू राष्ट्र की कल्पना बहुत सुंदर है। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जानते हैं उसका मतलब क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। राम जी के राज्य में कोई दुखी ही नहीं है, वो है, उसका मतलब है हिंदू राष्ट्र। हमारा मतलब दूसरा नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र 10-12 साल नहीं बना, आप कल्पना कीजिए 25 साल बाद, ये सच्चाई से हम आंखें नहीं मूंद सकते, 25 साल बाद हम लोग इस देश को इस छवि में नहीं देख पाएंगे। इस न या संविधान चलेगा 25 साल बाद, न कुछ और चलेगा। ये तभी तक संभव है जब तक वो जो लोग देश का संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो भारत के वो संविधान नहीं तोड़ रहे। आप कहना है अगर संविधान यूं ही रहा तो टूट जाएगा 25 साल बाद? नहीं, मुझे एक बात बताओ, संविधान तोड़ने की बात की किसने है? सौरभ भाई 10 सेकंड दीजिए। हिंदू राष्ट्र में संविधान को छोड़ने की, तोड़ने की, न मानने की बात किसी ने की नहीं है। ये तो जबरदस्ती हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये शब्द जोड़ा जाता है। अरे हमारे भीमराव अंबेडकर बाबा ने जो कार्य किया है उसका तो कितना आदर हमारे सनातनी करते हैं। ये तो भड़काना चाहते हैं, जातिगत भड़काना चाहते हैं, हिंदुओं को बदनाम करना चाहते हैं, हिंदुओं के ग्रंथों को बदनाम करना चाहते हैं कि कैसे भी हिंदू बदनाम हो जाए। ये ठीक नहीं है। एक बार जरा, हाँ, वाजिब अली कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर, लेकिन इन्होंने कहा मुझे भी धमकी आई। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मुझे मुसलमान आतंकवादियों ने धमकी दी। इन्होंने कहा मुझे कुछ लोगों ने, कुछ गुंडे होंगे, कोई गैंगस्टर होंगे, उन्होंने मुझे धमकी दी। सौरभ भाई मुझे 10 एक मिनट, वाजिब अली जी, एक मिनट, शादाब एक मिनट, वाजिब अली जी बोलिए। 10 सेकंड मैं आ जाऊंगा, वाजिब अली जी। देखिए जी, सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप कल्पना करें हिंदू राष्ट्र की, चलिए आपको मुबारक। लेकिन ये जो लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पे ये बात कहते हैं कि मुसलमानों को नरसंहार करना पड़ेगा या इनकी औरतों की इज्जत आप लूटे, या धर्म संसद होती है संसद के बगल में, तो आप क्यों नहीं कंडम करते इन चीजों को? ये कौन लोग हैं? ऐसा की कथा की बात कही, हम समझते हैं, हम राम जैसा बड़ा भाई क्यों नहीं बनते? राम जैसा राज्य की जो कल्पना करी जा रही है वो कहाँ है? आज यहाँ भाई भाई को मारा जा रहा है, लोग जिंदे जलाए जा रहे हैं, और उस पार्टी के नेता जो इसको समर्थन कर रहे हैं, तो कम से कम यहाँ ये प्रॉब्लम है। देखिए आज जब देश के प्रधानमंत्री जी इस बातों पे कोई बात जवाब नहीं देते, दूसरा इस इलाके के अंदर रेगुलर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। चलिए मैं आपकी बात पर अंत करते हुए, समय बिल्कुल खत्म हो गया है। प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने कहा राम जैसे बड़े भाई जैसा आचरण चाहते हैं हम, और राम जी जैसा राज्य भी चाहते हैं। निश्चित तौर पर रामराज संस्थापित होना ही चाहिए। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। तब जो जिन्नावादी थे उन्होंने इस्लामी राष्ट्र ले लिया। शेष जो बचाओ रामराज है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।